अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ को हम पढ़ रहे थे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और उसमें मज़ीद हम जानेंगे कि मज़ीद क्या कॉजेज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो लुई 16 के टाइम में फ्रांस फाइनेंशियली क्राइसिस में था। रीज़न क्या थे कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी वहाँ पर उस टाइम अमेरिका को एड दी जा रही थी फ्रांस की तरफ से, और रॉयल की एक्स्ट्रावेजेंस और मिसमैनेजमेंट हो रही थी। गवर्नमेंट का लोन बढ़ गया था, नेशनल डेब्स बढ़ गया था, और बॉर्जिस को ये डर होता था कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी रिटर्न रिकवर नहीं होगी। ठीक है, और फ्रांस जो है 1789 से पहले बैंकक्रप्ट हो गया था। नोबल जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, जिसकी वजह से और मज़ीद प्रॉब्लम में इजाफा हुआ। और उसके अलावा इंडिया और कनाडा जैसी कॉलोनीज ब्रिटेन की तरफ चली गई, जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो गई। ये एक रीज़न। उसके अलावा जो फ्रेंच नोबिलिटी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक फ्रेंच नोबिलिटी ग्रेट नोबिलिटी थी, जिसमें हज़ार फैमिली थी, वेल्दी और पावरफुल थे ये, और इनकी हाई पोजीशंस हुआ करती थी। ठीक है। दूसरा लेजर नोबिलिटी, जिसमें 99,000 फैमिलीज होती थी, लेस वेल्थी होते थे, लेस पावरफुल होते थे, और ये एक्सक्लूडेड होते थे हाई सोसाइटी से। फिर नोबिलिटी ऑफ द रोब, ये एक टाइटल है, आगे हम देखेंगे। नोबल्स को रेफर किया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या थे? ग्रेट नोबिलिटी जो थी वो चेंज को रेजिस्ट कर रही थी। ठीक है, अपनी प्रिविलेजेस पर वो चेंज नहीं चाहते थे। लेजर नोबिलिटी थी वो फॉरेस्टेटेड फील करते थे और एक्सक्लूडेड फील करते थे। और जो काफ़ी नोबल्स थे वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल किया करते थे। ठीक है। कुछ लेजर नोबल्स जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे रेवोल्यूशन को, और वो चेंज और इक्वलिटी चाहते थे। ठीक है। अब जो नोबिलिटी ऑफ द रोब है, उनको टाइटल मिला था सर्व स्टेट को सर्व करने से, वर्ड से नहीं मिला था। उन्होंने अपना टाइटल मेरिट से हासिल किया, और उनको ग्रेट नोबिलिटी प्रिविलेजेस से एक्सक्लूड किया गया, और उन्होंने लेजर नोबिलिटी की तरफ देखा। ठीक है। नोबिलिटी जो डिवाइडेड थी एक तो अपने इंटरेस्ट पर, ठीक है, वो उनका नेशनल रिफॉर्म्स नहीं था, नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से बर्जर्स और पीजेंट्स ने रुझाव किया चेंज की तरफ। वो चाहते थे कि अब चेंज आ जाए। ठीक है, और इसी तरह से बर्जर्स और पीजेंट्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा कैथोलिक चर्च भी एक बड़ा रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रांस में। तो मोनोपोली होती थी पब्लिक वर्शिप्स पे और एजुकेशन पर। जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा है कि एजुकेशन चर्च के हवाले होती थी या प्रीस्ट के हवाले होती थी उस दौर में। तो ये एक मोनोपोली थी फ्रांस में भी, और क्रिटिसाइज़ किया जाता था राइटर्स के ज़रिए। वॉल्टियर क्रिटिसाइज़ करता था। ठीक है। फ्रांस में लेक ऑफ टॉलरेंस होती थी, मतलब मज़हब की जो ना टॉलरेंस बहुत कम होती थी, दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। तो ग्रेट इनकम इनक्वालिटीज़ भी देखी गई, जैसे कि पैरिश प्रीस्ट जो होते थे उनकी जो सैलरी होती थी सालाना 30 से 70 यूरो होती थी। ठीक है। और जो बिशप्स और हायर क्लर्जी होते थे उनकी जो वेल्थ होती थी वो 2500 यूरो पर ईयर होती थी। ठीक है। हायर क्लर्जी जो थे, मतलब जो बिशप्स थे या आपके हायर क्लर्जी, उनकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल होती थी। ठीक है, और उनके पास पॉलिटिकल पोस्ट होती थी। लेकिन जो पैरिश प्रीस्ट होते थे वो हार्ड वर्क करते थे, वो अंडर अप्रिशिएट होते थे और अंडर पेड होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से चर्च को क्रिटिसिज्म जो ना फेस करना पड़ा। उसके अलावा चर्च की जो वेल्थ होती थी 1/5 जो है 1/5 फ्रांस की जो लैंड है वो उनके पास होती थी। 500 मिलियन जो है वो फ्रांसिस पर ईयर रिसीव करते थे। सिर्फ 30 मिलियन जो फ्रांसिस थे वो हॉस्पिटल जाते थे, स्कूल जाते थे, एक्सेट्रा। बाकी जो वेल्थ थी वो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, बहुत चीज़ें इस तरह से होती थी। और ये जो अब वेल्थ गैप था, ठीक है, जिसकी वजह से अटैक्स हुआ थिंकर्स की तरफ से। ठीक है, इस वेल्थ गैप की वजह से, और टेंशन क्रिएट हुई पैरिश प्रीस्ट और चर्च लीडर्स के दरमियान। फ्रेंच आर्मी की अगर हम बात करें तो 1789 में फ्रेंच आर्मी के सीरियस इश्यूज थे क्लास डिवीजन के साथ और प्रिविलेजेस के साथ। मोस्ट जो इशू था वो था रेजिमेंट्स और गार्ड्स फेंसेस में। ठीक है, जो कि पेरिस में तैनात थे। मैनी उसके काफ़ी जो ऑफिसर्स थे वो रिवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। ठीक है। बड़ा मसला ये था कि ह्यूज नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो थे विच वाज अ वे टू कीप द नोबिलिटी हैप्पी। उनमें से ज़्यादा जो ऑफिसर्स थे वो नोबिलिटी को हैप्पी करना चाहते थे। लेकिन देयर वर वे टू मेनी ऑफिसर्स कंपेयर टू रेगुलर सोल्जर्स, लाइक वन जनरल फॉर एवरी सोल्जर। तो हर सोल्जर के हर 157 सोल्जर्स के लिए एक जनरल होता था, वन स्टाफ होता था हर 79 सोल्जर्स का। तो ये जो है ना कुछ कंपैरिजन बताई जा रही है यहाँ पर। उसके अलावा काफ़ी ऑफिसर्स जो थे उनकी पोजीशंस उनको छोटी एज में मिल जाती थी, जैसे कि 16 साल की एज में, क्योंकि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो अनफेयर सिस्टम था, जिसकी वजह से कॉमन सोल्जर्स और मिडिल क्लास को बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पर, और उन्होंने देखा कि हाउ कैसे इनइक्वलिटीज़ जो है फ्रांस की सोसाइटी में वो आर्मी में प्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, ये जो इशूज़ थे, इन इशूज़ ने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन को फ्यूल किया, बढ़ाया। ठीक है, और फ्रेंच आर्मी जो थी वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से इन्फ्लुएंस थी, जो कि 1775 से लेकर 1783 में हुई थी। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस अंडर किंग लुइस 16 हैड सपोर्टेड द अमेरिकन कॉलोनिस्ट
अंडर लुइस 16 के टाइम में फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनिस्ट को इंग्लैंड के अगेंस्ट सपोर्ट किया था। ठीक है, फ्रेंच सोल्जर्स जो थे जनरल लेफेटी, उन्होंने अमेरिका में लड़ा और वो एक न्यू डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के साथ मुल्क में वापस आए। इन सोल्जर ने हेल्प किया और देखा कि एज अ टाइनिकल रूल किंग जॉर्ज 3 जो है, उन्होंने एक प्रिंसिपल के साथ उन्होंने फाइट शुरू की। प्रिंसिपल क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और ये जो सोल्जर्स थे फ्रांस के, ये इंस्पायर्ड थे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से और थॉमस पेन की राइटिंग से, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को प्रमोट किया करते थे। ठीक है, अब वो जैसे फ्रांस में वापस आए, उन्होंने देखा कि फ्रांस में ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कहते नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनके जहन में ये इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर ऐसी आर्मी है जो लोगों को फिजिकली पनिशमेंट, जो ऑर्डिनरी सोल्जर को फिजिकली पनिशमेंट कर सकती हैं, उनके पास ये पावर है। वो लोग जो अमेरिका में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के लिए लड़े थे और फिर जब वो फ्रांस वापस आए और उन्होंने फ्रांस की ऑप्रेसिव कंडीशन देखी, तो वो काफ़ी डिससेटिस्फाई हुए और फिर उनके दिल में भी एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट जाग उठी। ठीक है, 18th सेंचुरी में फ्रांस में जो रियल पावर थी वो किंग के पास होती थी, रॉयल काउंसिल के पास और इंटेंडेंट्स के पास होती थी। ठीक है, किंग जो था वो एब्सोल्यूट कंट्रोल था, एब्सोल्यूट पावर था। और ये लुइस 14 ने कहा था कि लेटेंट सिमोई, कि मैं एक स्टेट हूँ, आई एम द स्टेट। और किंग, इसका मतलब ये है कि किंग जो है वो लॉ के ऊपर है, मतलब किंग पर कोई भी लॉ लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो वो लोग, उन लोगों ने देखी फ्रांस में और फिर इन्होंने भी चाहा कि चेंजिंग आनी चाहिए फ्रांस में। इस एग्जाम्पल दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लेटर डी कैश है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी को भी जेल में डाल सकता है विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, सिंपली बिकॉज दे अपसेट द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को अपसेट किया है या अक्यूज हुए हैं बाय समवन एल्स। इवन दो लुइस 16 was more lenient than earlier kings during the rule 17 to 80 of the these letter D catchet were issued each year. This shows how much power the king had and how little say द पीपल हेड इन देयर ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो लुइस 16 ने भी इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो किया 1780 के टाइम पर, जो लेटर दिकेश था। और ये लेटर जो है हर साल इशू किया जाता था और दिखाया जाता था कि किंग के पास कितनी पावर है और किंग क्या कर सकता है उन लोगों के साथ जो गवर्नमेंट के साथ नहीं होते। तो 18th सेंचुरी की आखिर में फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट हो गई थी, करप्ट हो गई थी और प्रॉब्लम जो थी वो हर किसी के सामने थी। ठीक है, इसके अलावा कंट्री वॉज शॉर्टिक विद डिलेज एंड कन्फ्यूजन इन एवरी डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में डिलेज होते थे, काम नहीं होते थे, कन्फ्यूजन होती थी हर डिपार्टमेंट में। जैसे कि 2 डिफरेंट टैक्स सिस्टम हुआ करते थे, एक सेंट्रल प्रोविंसेस के होता था और दूसरा आउटर रीजन्स के लिए होता था। और दो लीगल सिस्टम होते थे, एक रोमन लॉ इन साउथ होता था और दूसरा कॉमन लॉ इन नॉर्थ होता था। ट्रेड फ्री होता था विद इन सेंट्रल प्रोविंसेस, बट गुड्स फेस्ड कस्टम ड्यूटीज, लेकिन गुड्स को कस्टम ड्यूटीज फेस करनी पड़ती थी एट द बॉर्डर ऑफ अदर रीजन्स। ये मैसी जो सिस्टम बन गया था ये फ्रस्ट्रेट कर रहा था मिडिल क्लास को, बॉर्जिस को, क्योंकि इट मेड लीगल प्रोसेस, ठीक है, जो लीगल प्रोसेस को अनसर्टेन बना दिया था इस मैसी सिस्टम ने, और अनफेयर ज़्यादा देखा जा रहा था और हार्शर पेनल्टीज होती थी। ठीक है, पेजेंट्स के लिए और बॉर्जिस के लिए, अगर हम कंपेयर करें नोबिलिटी से। और तो इस चीज़ ने, ये जो मैसी सिस्टम क्रिएट हुआ, इसने हर्ट किया ट्रेड को भी, इकोनॉमी को भी। फ्रांस की इकोनॉमिक सिस्टम जो थी वो इंग्लैंड से काफ़ी पीछे थी, जहाँ पर ओल्ड फीडर रिस्ट्रिक्शंस होती थी ट्रेड पर, इंडस्ट्रीज़ पर, और इंडस्ट्रीज़ वर बीइंग रिमूव्ड। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जो थे, जैसे कि फिजियोक्रेट्स, क्रिटिसाइज करते थे कंट्रीज़ की वेस्टफुल सिस्टम को एंड द आइडियाज़ ऑफ ब्रिटिश को। इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ हु एडवोकेटेड फॉर फ्री ट्रेड, एक इकोनॉमिक था एडम स्मिथ, वो फ्री ट्रेड को एडवोकेट कर रहा था, वर वेल नोन अमंग एजुकेटेड फ्रेंच पीपल। दीज इशूज एडेड टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट दैट इवेंचुअली लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो सारे इशूज़ हैं ट्रेड के हवाले से, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, जितने भी इशूज़ देखे गए, इसने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक सपोर्ट मिली यहाँ से भी। तो 17th सेंचुरी में फ्रेंच किंग जो थे यूज सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल इंटेंडेंट्स टू ओवरसी गवर्नमेंट एंड टैक्स मैटर। ये जो इंटेंडेंट्स होते थे वो डायरेक्टली अपॉइंटेड किए जाते थे किंग के जरिए, किंग इनको अपॉइंट करता था और वो सिर्फ और सिर्फ किंग को जवाबदेह होते थे। ये जो पावर्स थी, उनकी जो पावर्स होती थी इंक्रीज होती थी इन टाइम से, ठीक है, टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वेकन करने के लिए ऑफ द नोबिलिटी। जबकि नोबल जो फैमिलीज होती थी वो स्टिल ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स पर होती थी। ठीक है, द इंटेंडेंट्स डिस्ट्रिक्ट्स ओवरलैप्ड ऑल प्रोविंशियल बाउंड्रीज which reduce the government powers and control। तो ये जो इंटेंडेंट्स डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वो ओवरलैप ऑल प्रोविंशियल बाउंड्रीज को ओवरलैप करते थे, जिससे गवर्नर्स पावर को और रिड्यूस किया जाता था और कंट्रोल किया जाता था। और इससे भी दिस सिस्टम हेल्प सेंट्रलाइज अथॉरिटी अंडर द किंग बट ऑल्सो क्रिएटेड टेंशन विद नोबिलिटी। तो ये इस सिस्टम ने जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी थी वो किंग के अंडर बना दी थी और इनकी वजह से भी नोबिलिटीज़ के लिए एक टेंशन क्रिएट हो गई थी।
फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले पहले फ्रेंच हैड नो रियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फ्रेंच का पास कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। द स्टेट्स जनरल व्हिच रिप्रेजेंटेड द थ्री ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। स्टेट जनरल्स होते थे, थ्री ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक नोबिलिटी को, क्लर्जी को और कॉमन्स को। और वो कभी किसी से 1614 में 14 से कभी किसी से नहीं मिले। देयर वॉज नो नेशनल पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम। कुछ रीजन्स के पास प्रोविंशियल स्टेट्स होती थी, जो कि लोकल असेंबलीज होती थी, और वो बस सिर्फ और सिर्फ रीजनल इश्यूज को डिस्कस करते थे, ठीक है। बट इवन दीज हैड वेरी लिमिटेड पावर्स, उनके पास लिमिटेड पावर्स होती थी। लुइस 16 के टाइम पर स्मॉलेस्ट डिविजन्स बाय दीज प्रोविंशियल स्टेट्स हैड टू बी अप्रूव्ड बाय किंग्स इंटेंडेंट्स। स्मॉलेस्ट डिसीजंस को जो प्रोविंशियल स्टेट्स लेती थी उनको भी किंग्स के अटेंडेंट्स या और जो है रॉयल काउंसिल अप्रूव करते थे, जो भी स्मॉल डिसीजंस लेते थे ये। इसका मतलब ये था कि कोई भी लोगों के लिए तरीका नहीं था या एक रास्ता नहीं था कि अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, या कह सकें कि कंट्री कैसे चलाई जा रही है, ठीक है। फ्रांस के पास कोई भी पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म नहीं होता था, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता था। तो इसकी वजह से लोगों के पास एक रेगुलर वे नहीं था कि वो अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें, अपने इश्यूज़ को बता सकें, ठीक है। तो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांसिस में द क्लोजर थिंग्स टू लोकल डेमोक्रेसी वाज द कम्युनी और प्रेशंस। अब लोगों से जो डिस्कस करने का एक रास्ता था, एक तो कम्युनी या पेरिश के जरिए। पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस कुड अटेंड पेरिश मीटिंग्स को अटेंड करते थे ऑल क्लासेस के लोग। और बट इवन दिस स्मॉल लोकल्स गवर्नमेंट वर टाइटली कंट्रोल्ड बाय द किंग्स रॉयल काउंसिल, ठीक है। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी, स्मॉल लोकल गवर्नमेंट्स, उनको भी टाइटली कंट्रोल किया जाता था किंग्स के रॉयल काउंसिल के जरिए और इंटेंडेंट्स के जरिए, ठीक है। जो भी छोटा डिसीजन लिया जाता था, लाइक कि 1 यूरो कहाँ स्पेंड करना है, वो भी रॉयल काउंसिल अप्रूव करता था कि आपको कहाँ करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि दिस मेड इट हार्ड फॉर पैरिशेस टू गेट एनीथिंग डन। तो ये मुश्किल होता था पैरिश के लिए कि हम अब क्या कर सकते हैं, जो कि हमें हर चीज़ रॉयल से पूछनी पड़ती है। वो इजाज़त दें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये इसलिए वो पीछे पड़ते जाते थे और काम नहीं कर पाते थे। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से कोई भी इफिशिएंट या ट्रूली पॉपुलर लोकल गवर्नमेंट जो थी फ्रांस में बिफोर रेवोल्यूशन में नहीं थी। रेवोल्यूशन से पहले कोई भी लोकल गवर्नमेंट पावर में नहीं होती थी या पॉपुलर नहीं होती थी। दिस लैक ऑफ लोकल फ्रीडम, जिसकी वजह से टेंशन ग्रो हुई, फॉरेस्टेशन ग्रो हुई, और इवेंचुअली ये भी रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रही थी लोगों को। फिर टाउन्स में भी, जहाँ पर मिडिल क्लास बर्जियस जो थे सोशल और उनके पास सोशल इन्फ्लुएंस था, द इंटेंडेंट्स हेड एंड देयर एजेंट्स टाइटली कंट्रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इंटेंडेंट्स और जो एजेंट्स थे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को टाइटली कंट्रोल किया करते थे टाउन्स में भी, ठीक है। और जिसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट नॉट द पीपल हैड ऑल द पावर। पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, लोगों के पास पावर नहीं है। द गवर्नमेंट वॉज मेड अप ऑफ द किंग एंड हिज ऑफिशियल्स एंड इट डिडंट रिप्रेजेंट द पीपल। जो गवर्नमेंट थी वो किंग हाउस में उसके ऑफिशियल्स थे, वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। एज अ रिजल्ट एवरीथिंग वेंट रॉन्ग इन फ्रांस। सब कुछ बुरा हुआ फ्रांस में और गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाया गया। लेक ऑफ कंट्रोल की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंगर की वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन को और बढ़ावा मिला, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको देखा, और भी मज़ीद इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। मज़ीद और टॉपिक्स जो है हमारे CSS के रिलेटेड उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे।